हेलो गर्ल्स, लास्ट क्लास में हमने जल के बारे में पढ़ा था। जल की आवश्यकता, जल के प्रकार, सोर्सेस और इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर पढ़ा। आज हम बात करेंगे जल प्रदूषण की। आप सब जानते हैं वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में हमारे सामने है और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बहुत मुश्किल हो गई है। पर ये जल प्रदूषण है क्या और कैसे फैलता है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल प्रदूषण क्या है। देखिए, जब जल के रंग, रूप, गंध, स्वाद आदि में कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसमें दुर्गंध आने लगे, स्वाद में अरुचिकर हो जाए, तो ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलकर जल के स्वाभाविक गुणों को या उसकी गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जल में घुलित और अघुलित यानी घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण के कारणों की। तो इसके बहुत सारे कारण हैं बच्चों, कई आपको मालूम होंगे, कुछ आपको नए लगेंगे और कुछ आप इनके अलावा भी आप सोच सकते हैं। सबसे पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो हमारा भारत देश ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा था, वो अब शहरों में बदल रहा है, यानी कि शहरीकरण हो रहा है। तो इससे शहर के कचरे, गंदे पानी, मानव, पशु पक्षी के मलमूत्र आदि सीधे ही नदी, नहर आदि में डाल दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में जो भी नदियाँ निकलती हैं, उसमें शहर की गंदगी के साथ ही औद्योगिक जो निष्कासित पदार्थ हैं या औद्योगिक कचरा है, वो डाल दिया जाता है। जैसे गंगा, जमुना, अन्य नदियों के प्रदूषण आप लोगों को मालूम है। जैसे गंगा नदी के अंदर शवों का विसर्जन कर दिया जाता है, लोग उसमें नहाने लग गए हैं, तो साबुन और शरीर की गंदगी वो सारी जाकर के उस जल में मिलकर उस जल को प्रदूषित कर देती है। इसी प्रकार कुछ भौतिक प्रदूषक भी हैं, जैसे रंग, गंध, कीचड़, मिट्टी, मलमूत्र, कूड़ा करकट, जीवाणु आदि से भी जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा कुछ रासायनिक प्रदूषक हैं, जैसे औद्योगिक कचरा, जिसमें गैस, अम्ल, क्षार तथा अन्य विषैले रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो सीधे ही नदी अथवा नहर में बहा दिए जाते हैं और वहाँ का जल प्रदूषित हो जाता है। और वही जल जब हम पीने के या अन्य काम में लेते हैं, तो वो कई रोगों का कारण बन जाता है। इसके अलावा स्थिर जल, जो स्टैटिक वाटर है, तो जो जल स्थिर रहता है, जैसे तालाबों में, कुओं में, झील आदि में, इनमें जल प्रदूषण शीघ्रता से फैल जाता है। ऐसे जल में जो काई, जिसे हम कहते हैं काई है, शैवाल है, कृमि है, घोंगे और अन्य प्रकार के खरपतवार उसमें पनप जाते हैं। जलकुंभी का नाम आपने सुना होगा। साथ ही जल के रंग और गंध को बदल कर ये दुर्गंधमय और अरुचिकर बना देते हैं, जिसको हम पी नहीं सकते। इसके अलावा कूड़ा करकट और शव बहाने से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गंगा नदी में हम शव आदि बहा देते हैं, तो नदी और सागर का जो जल होता है, वैसे तो वो गतिमान होता है, जिसके कारण इनमें स्वतः ही जल की शुद्धिकरण की प्राकृतिक क्षमता होती है। इससे इनका जल प्रदूषित नहीं होता। किंतु जब इनमें कूड़े करकट को डाल दिया जाए, जानवरों के या मनुष्यों के शवों को बहा दिया जाए, शहर की गंदगी का स्रोत जो भी है वो नदी में डाल दिया जाए, तो अंततः इनका जल भी सीमा से अधिक प्रदूषक पदार्थ मिलने के कारण धीरे धीरे प्रदूषित हो जाता है। और यही कारण है कि गंगोत्री से निकलने वाली गंगा का निर्मल, शीतल और स्वच्छ जल कानपुर तथा बनारस तक आते आते पूर्ण रूप से दूषित हो जाता है। विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी जल प्रदूषण होता है, जैसे स्थानीय भूपृष्ठीय जल विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों, जैसे नहाने से, जानवरों को नहलाने से, गंदे वस्त्र और बर्तन आदि को धोने से वो पीने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन हम इन सब चीज़ों को दरकिनार कर उसी नदी के से हम पीने का जल लेते हैं, उसी से हम ये सारे कार्य भी उसी पानी के अंदर कर लेते हैं। भूमिगत जल, तो कुआं और झील अगर कम गहराई में उपस्थित हों तो शीघ्र ही प्रदूषित हो जाते हैं, क्योंकि वे भूमि से 200 फीट तक के अपशिष्ट पदार्थों को सोख लेते हैं।
तो जितने भी आपके जो सीवरेज लाइंस हैं, ये इनका पानी भी निकल करके इन कुओं आदि में चला जाता है, क्योंकि ज़मीन जो है वो पानी को अवशोषित करती है। तो आप अगर जहाँ तक हमारी गंदगी है वो सारी चीज़ें अवशोषित होकर उस जल कुएँ के पानी में मिल जाएगी और वो पानी प्रदूषित हो जाएगा और पीने लायक नहीं रहेगा। इसके अलावा कीटनाशक और जितनी भी हम जो रासायनिक खाद उपयोग में लेते हैं उनसे भी हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो कृषि में उपयोग लिए जाने वाले कीटनाशक उर्वरक पदार्थ से भूमि के साथ साथ जल भी दूषित हो जाता है। कृषि फर्मों, घरों, अस्पतालों, गलियों तथा अन्य स्थानों में जब हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं, डीडीटी का छिड़काव जनरली मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। तो जब हम इनका छिड़काव करते हैं तो ये जाकर के जल मार्गों में मिल जाता है और इनका जो जैव विघटन नहीं हो पाता, जिससे ये अपने मूल रूप में ही छोटे जीवों जैसे डायटम, प्लवक इत्यादि से होती हुई भोजन श्रृंखला के उच्च जीवों, मछलियों आदि के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक जा पहुंचती है। क्योंकि आपने तो इन सब रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर उनको पानी में निष्कासित कर दिया। वही पानी जब समुद्री जीव या जो जल में रहने वाले जीव हैं वो उसका उपभोग करते हैं, उनका उपभोग मनुष्य करता है। तो इस प्रकार से वो चेन चलती रहती है और ये विषैलापन या विषैले पदार्थ मनुष्य के शरीर में भी पहुंच जाते हैं। प्रदूषित पदार्थों के प्रयोग से बहुत मात्रा में डीडीटी मानव शरीर में पहुंच जाता है। इसके अलावा ऊष्मीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन भी जल प्रदूषण का एक कारण है कि ऊष्मीय प्रदूषण के कारण भी जल प्रदूषित होता है, विशेषकर जब विभिन्न रिएक्टरों के ओवरहीटिंग के निवारण के लिए जलाशयों, झील आदि के जल का जब प्रयोग किया जाता है और वही पानी वापस हम रिसाइकल के अंदर उसको पीने के पानी के उपयोग में ले लेते हैं। तो औद्योगिक कल कारखानों के अतिरिक्त वाष्प या परमाणु शक्ति चलित विद्युत उत्पादक संयंत्रों द्वारा भी बहुत मात्रा में ऊष्मीय प्रदूषण होता है। ऊष्मा संयंत्रणों में कंडेंसर्स जो होते हैं उनके शीतलीकरण के लिए प्राकृतिक जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और ये जो ऊर्जा चालित संयंत्र होते हैं ये 40 to 50% तक अधिक अपशिष्ट ऊष्मा का उत्पादन करते हैं और ये ऊष्मा जाकर के हम जल में घोलकर उसी पानी को वापस पीने के काम में ले लेते हैं, जिससे भी वो जलीय प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा तेलीय प्रदूषण, तो औद्योगिक कल कारखानों से नदी, जलाशय, झील, झरना, समुद्र अथवा अन्य जल स्रोतों में तेल अथवा तेलीय पदार्थों के मिलने से तेलीय प्रदूषण होता है। जैसे अमेरिका की जो नदियां हैं वहाँ वो क्वीनलैंड से होती हुई एरी झील में जाकर मिलती है। यह नदी तेलीय प्रदूषण से इतना अधिक प्रदूषित हो चुकी है कि एक बार इसमें आग लग गई थी। तो पानी में तेल और तेल में आग, इसी कारण इस नदी को ज्वलनशील नदी की संज्ञा भी दी गई है। और इसी प्रकार से जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है वहाँ समुद्र के किनारे खोदे गए तेल कुओं से लीकेज के कारण भी तेल प्रदूषण हो जाता है। तो ये सारे कई कारण हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जल प्रदूषित हो जाता है और इसका बहुत दुष्प्रभाव हमारे मानव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। तो जब हम जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव की बात करते हैं तो ये सिर्फ मानव जीवन पर ही नहीं, ये पशु पक्षियों पर, पेड़ पौधों पर, सभी पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। तो जैसे हम इनकी बात करें जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव की, तो प्रदूषित जल का प्रयोग न केवल मनुष्य के लिए हानिकारक है बल्कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और जलीय जीवों के लिए भी घातक है। विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों तथा बहिर्स्रावों के मिलने से जल में अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। ये परिवर्तन किसी न किसी रूप में हानिकारक साबित होते हैं। जल प्रदूषण के कुप्रभाव को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला है मनुष्यों पर प्रभाव, दूसरा पेड़ पौधों पर प्रभाव और तीसरा पालतू पशुओं और अन्य जंतुओं पर प्रभाव। ये 3 मुख्य हैं जो इनसे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रभाव हैं जो कि जल प्रदूषण से होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले मनुष्यों पर प्रभाव की। तो जल प्रदूषण के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। जल मानव पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा जा सकता। सभी मनुष्य जीवन आवश्यक क्रियाओं के लिए जल पर ही निर्भर है।
यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर की जो संरचना है उसमें भी 70% तक जल पाया जाता है। तो प्रदूषित जल से मानव स्वास्थ्य अनेकानेक प्रकार से प्रभावित होता है। जैसे सबसे पहले है इसमें जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के द्वारा, दूसरा जल के संपर्क में आकर, और तीसरा पेयजल द्वारा। तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको हम 1 बाय 1 लेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये तीनों किस प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के द्वारा। तो अनेक रासायनिक पदार्थ अपद्रव्यों के रूप में जल में प्राकृतिक रूप से ही उपस्थित रहते हैं। यदि इन रासायनिक पदार्थों की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी तो उसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा और घातक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे सबसे बहुत बेस्ट एग्जांपल है जल में फ्लोराइड नेचुरल रूप में उपस्थित होता है, जो दांतों के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। किंतु जब जल में इसकी मात्रा 1 ppm यानी 1 पार्ट पर मिलियन से अधिक हो जाती है तो ऐसा जल न केवल दांतों के लिए हानिकारक होता है बल्कि अस्थियों में भी विकृति उत्पन्न कर देता है। फ्लोराइड युक्त जल से दांत सड़ जाते हैं, उनमें गड्ढे हो जाते हैं और हड्डियां झुक जाती है, व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगता है। इसी प्रकार से भूमिगत जल में फेरस कार्बोनेट बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। जब फेरस कार्बोनेट युक्त जल ग्रहण किया जाता है तो इसमें लोहे की अधिकता रहती है और तब व्यक्ति को अपचन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो ये हैं तो जो नेचुरल रूप में जल में उपस्थित है, लेकिन यदि इनकी मात्रा किसी न किसी प्रकार से बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि फ्लोराइड की जो समस्या है वो हमारे राजस्थान के सभी 33 जिलों में पाई जाती है। और इसमें भी यदि हम मेवाड़ का क्षेत्र, मेवाड़ से ज़्यादा हम ये बात करें नागौर का या पाली या मारवाड़ का, तो यहाँ पर आज की तारीख में भी पानी खारा आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इन फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। तो आपको फ्लोरोसिस की भी समस्या आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ अधिकांश लोगों के दांत पीले मिलेंगे, यहाँ पर हड्डियों की समस्या मिलेगी, हड्डियाँ झुकी हुई, मुड़ी हुई, कमज़ोर मिलेंगी और व्यक्ति समय से पहले मतलब 60 साल की उम्र में आप देखेंगे तो वो आपको 80 साल का नज़र आएगा क्योंकि उसकी कमर झुक जाएगी, उसको चलने में तकलीफ़ होगी, उसके दांत झड़ चुके होंगे या पीले हो चुके होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत घातक प्रभाव देता है। इसके अतिरिक्त कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, ये भी जल में प्राकृतिक रूप से घुले रहते हैं। कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ नाभिकीय संयंत्रों तथा परमाणु परीक्षणों के द्वारा जल में बहा दिए जाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक और घातक हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ पेयजल के माध्यम से मनुष्य के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और गुर्दे, यकृत तथा मस्तिष्क को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अपशिष्ट और कचरों के साथ बहकर आए नाइट्रेट पेयजल द्वारा शरीर में पहुंचकर नाइट्राइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये नाइट्राइट्स रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी ला देते हैं, जिसके कारण रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और रक्त विषाक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त किसान अधिक अन्न उपजाने के लालच में आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्स आदि का प्रयोग करते हैं, जिसमें डीडीटी, लेड, पारा यानी मरकरी और अन्य हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो निरंतर जीवों से होते हुए भोजन श्रृंखला के द्वारा अंततः मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इनका स्वभाव संचयी होने के कारण शरीर में इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, ये तो थे आपके जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के द्वारा। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था इसमें जल के संपर्क द्वारा। तो एक तो रासायनिक पदार्थ जो नेचुरल या प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से उपस्थित है, उनके प्रयोग से वो किसी न किसी रूप में मानव शरीर में जाते हैं और स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। दूसरा है इसमें जल के संपर्क से। तो नदी, नाले, जलाशय, झील, झरने आदि प्राकृतिक जल में कई पैरासाइट्स, जिनको हम परजीवी कहते हैं, उपस्थित होते हैं। जब मनुष्य इन परजीवी युक्त जलाशयों या नदियों में स्नान करता है तब ये परजीवी मनुष्य की त्वचा को
छेद करके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें एक अभी उसका उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पहले हमारे यहाँ पर एक बहुत कॉमन समस्या थी नारू, है ना, नारू की समस्या, जो कि एक बहुत लंबा कीट है, कीड़ा है, जो कि हमारे जो समुद्र जो कुएं का पानी प्रयोग करते हैं नहाने में, उनमें ये चला जाता था और फिर ये समस्या पैदा करता था। और भी कई इसके वो हैं। तो भारत के 34,000 गाँव में निवास करने वाले भारतीयों में से प्रति वर्ष 2.5 करोड़ लोग हैजे से पीड़ित होते हैं। हैजा यानी कॉलेरा। ठीक इसी प्रकार कई गाँवों में लोग इसी गिनी वर्म या नारू से पीड़ित हैं, और इन रोगों की इतनी व्यापकता के का जो मुख्य कारण है वो जल प्रदूषण है। फिर है पेयजल द्वारा, तीसरा जो था पेयजल द्वारा, एक तो आ गया आपका जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के द्वारा, दूसरा जल के संपर्क द्वारा, और तीसरा पेयजल द्वारा। तो पेयजल द्वारा में यानी जो पानी पीने से जो हमको समस्याएं हो सकती है प्रदूषित जल को, वो क्या क्या है। तो प्रदूषित जल में विभिन्न रोगों के रोगाणु उपस्थित रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। इनमें जो मुख्य हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला है बैक्टीरिया। इनसे जो फैलने वाले रोग हैं वो है टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, पेचिश और शिशु प्रवाहिका, जिसको इन्फेंटाइल डायरिया कहते हैं, ये रोग फैल सकते हैं। कुछ के नाम आपने सुने होंगे। टाइफाइड का आपने सुना होगा, हैजा का आपने नाम सुना हुआ होगा, डिप्थीरिया भी 5 साल से पहले जिसका टीकाकरण भी हम करते हैं, वो एक रोग है जो कि दूषित जल से हो सकता है। पेस्टिस जो कि एक दस्त का ही एडवांस प्रकार है, जिसमें मल के साथ में ब्लड भी आने लग जाता है, तो वो भी इन बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया प्रदूषित जल में उपस्थित होते हैं। दूसरा है कुछ वायरसेस हैं। तो वायरस के कारण चेचक, छोटी माता, काली खांसी, क्षय रोग, पोलियो, संक्रामक यकृत शोथ यानी जिसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनका भी कारण प्रदूषित जल है। तो इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दूंगी कि 1951 से 56 में यमुना नदी के भारी जल प्रदूषण के कारण दिल्ली में 40,000 लोग पीलिया से ग्रसित हो गए थे और सैकड़ों लोग असमय ही मृत्यु के शिकार हुए। इसी प्रकार से 1975 में बॉम्बे में भी इस प्रदूषित जल के कारण 2000 से अधिक लोग पीलिया के शिकार हुए। यानी ये नोटिसेबल आंकड़े हैं, जो कि जब एक साथ में सामने आते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये यहाँ का जल प्रदूषित है, जिसके कारण एक साथ इस रोग के इतने रोगी सामने आए हैं। इसके अलावा प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्यूलर जीव है, जिसको हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है और यह मनुष्य के शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करता है, जैसे एमेबिक डिसेंट्री, इसको अमीबिक अतिसार भी कहते हैं, और इसी का अमीबिक यकृत का ही है, अमीबिक यकृत एप्सिस। ये कुछ टाइप्स हैं जिन प्रोटोजोआ से हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है। पेयजल द्वारा कभी कभी कृमि भी पेट के अंदर पहुंच जाते हैं और विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें फीता कृमि का नाम आपने सुना होगा, एस्केरिस का नाम आपने सुना होगा, और डोरे कृमि यानी थ्रेडवर्म का, राउंडवर्म का और हुकवर्म का। ये आंतों में जाकर चिपक जाते हैं और परजीवी की तरह से आपका खाया हुआ सारा भोजन भी इन्हीं की भेंट चढ़ जाता है, और पेट दर्द की समस्या, अपच की समस्या, पेचिश की समस्या, अतिसार की समस्या आदि उत्पन्न हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनसे पेयजल के माध्यम से जो विभिन्न रोगों को पैदा करता है। दूसरा हम बात करते हैं जल प्रदूषण के पेड़ पौधों पर प्रभाव। पेड़ पौधों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जल प्रदूषण के कारण न केवल मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि पेड़ पौधे भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। जैसे प्रदूषित जल में काई अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जल के भीतर नहीं पहुंच सकता, और जिससे समुद्र तल में उपस्थित जलीय पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी प्रकार प्रदूषित जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो धीरे धीरे जलाशय की तल में बैठ जाते हैं, जिसके कारण शैवाल और अन्य जड़ वाले पौधे मर जाते हैं, और इन्हीं के कारण कुछ जलीय खरपतवारों की विस्फोटक रूप में वृद्धि होती है, और ये जो जलीय जीव हैं उनके स्वास्थ्य को या उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। जल में उपस्थित डीडीटी और अन्य कीटनाशक के कारण जलीय पदार्थों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया और वृद्धि नकारात्मक रूप में प्रभावित होती है।
इसी प्रकार से जल में उपस्थित नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण जल में शैवालों का प्रस्फुटन तीव्रता से होता है। ये शैवाल बैक्टीरिया जीवी अपघटन को बढ़ाते हैं, यानी जो बैक्टीरिया पॉजिटिव बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया उनके अपघटन को ये बढ़ा देते हैं। इससे जल में अवयवों की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, जिनके कारण कुछ विशेष पौधे ही जीवित रह पाते हैं और बाकी के नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से वाहित मल प्रदूषित जल में कवक, बैक्टीरिया, शैवाल आदि निम्न कोटि के पौधे अति शीघ्रता से वृद्धि करते हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ या समूहों में एकत्रित हो जाते हैं। इन समूहों को मल कवक भी कहते हैं, सीवेज फंगस। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों पर इसका दुष्प्रभाव है जलीय प्रदूषण का। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर जो औद्योगिक फैक्ट्रीज जहाँ पर लगी हुई हैं उनका जल जहाँ पर निष्कासित करते हैं, कई बार ये खेतों में छोड़ देते हैं या आसपास का जितना भी क्षेत्र है जहाँ पर अगर हम सिंचाई उस जल से करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ की फसल भी प्रभावित होती है, या तो वो ग्रो करती तो उसमें फल प्रॉपरली नहीं आते और वो फसल नष्ट हो जाती है। और लास्ट है इसमें पालतू पशुओं और अन्य जंतुओं पर प्रभाव। तो जल प्रदूषण से जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं और जलीय जीवों पर भी जल प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी तथा काई की अधिकता से जलीय जंतु विशेषकर मछलियां मरने लगती हैं। और इसी प्रकार से कृषि अपशिष्टों और बहिस्रावों के साथ कई प्रकार के प्रदूषक पदार्थ भी बहकर जल में मिल जाते हैं। इनमें से कार्बन क्लोरीन यौगिक, डीडीटी, कीटनाशी आदि जैव अनिम्नीकरणीय होने के कारण जलीय भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न जलीय जीवों के शरीर में प्रविष्ट होकर विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। डीडीटी की अधिकता से तो मछलियां मरने लगती हैं। इसी प्रकार से तापीय प्रदूषण के कारण जलाशयों की धाराओं का तापक्रम सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है, जिससे भी मछलियां मरने लगती हैं और कभी कभी उपयुक्त तापमान वाले जल की खोज में वो दूर दूर के स्थानों पर पलायन कर देती है। इतना ही नहीं, जल में प्लावक तथा शैवाल असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं तथा उनमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। कुछ जलीय पौधों की वृद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि जल मार्ग ही अवरुद्ध हो जाते हैं। अधिक जलीय तापक्रम से हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अन्य दुर्गंधपूर्ण गैसें उत्पन्न होने लगती हैं। इसी प्रकार से निर्मल जल में यानी शुद्ध जल में, अच्छे जल में निवास करने वाले अधिकांश जीव जंतु जल प्रदूषण के कारण मर जाते हैं, क्योंकि उनकी सहनशीलता अत्यंत ही कम होती है और वे प्रदूषित जल में जीवित नहीं रह पाते। इसी प्रकार से जल प्रदूषण का गंभीर प्रभाव समुद्री जीवों पर भी पड़ता है। उद्योगों के प्रदूषणकारी तत्वों के कारण भारी मात्रा में मछलियां मरने लगती है और समुद्र के निचले स्तर पर पाए जाने वाले जंतुओं का भी नाश होने लगता है। कुछ अन्य प्रभाव भी हैं, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जल प्रदूषण के। तो सबसे पहला इसमें बात करेंगे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के सड़ने से अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि दुर्गंध युक्त गैसों की उत्पत्ति होती है, जिससे जल में सड़ांत या बदबू आने लगती है और जल का स्वाद भी अरुचिकर हो जाता है। फिर जो सस्पेंडेड जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो निलंबित प्रदूषक पदार्थ हैं, उनकी उपस्थिति से जल की टर्बिडिटी में भी अवांछित वृद्धि होती है, जिससे वह देखने में गंदा और मटमैला दिखाई देता है। जल में उपस्थित विभिन्न प्रदूषक पदार्थों तथा सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल आदि जल में एक विशेष प्रकार का अवांछनीय रंग उत्पन्न कर देते हैं, जिससे वो जल पीने में अरुचिकर हो जाता है। घरेलू कचरे के साथ साथ कई पदार्थों की उपस्थिति से जल में झाग बनने लगते हैं, जिससे जल शोधन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ जलीय कीट तथा प्रदूषक पदार्थ शोधन प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले निस्पंदकों को भी अवरुद्ध कर देते हैं, तो जिससे जल की शोधन की क्रिया अपूर्ण रह जाती है। पोषक प्रदूषक तत्वों द्वारा कुछ सुपोषण के कारण अनेक निर्मल जल के स्रोत बंद हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से अम्लीय प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति वाले जल से धातु निर्मित नलों, टंकियों, टोंटियों यानी नल के कारण उनमें क्षरण होने लगता है और वे जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि लोहे की अधिकता से
जंग लग जाता है नलों के अंदर। इस प्रकार से लेड की ज़्यादा अगर मात्रा होती है तो वो पाइप सड़ने लगते हैं और उनमें लीकेज उत्पन्न हो जाता है, तो बाहर की मिट्टी आदि उसमें आकर के उस जल को प्रदूषित कर देती है। औद्योगिक उत्पादन पर भी जल प्रदूषण का व्यापक असर होता है। जैसे चर्म उद्योग या कोई जो रासायनिक पदार्थ जो जिनका निर्माण होता है उनमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि जाकर के जल को प्रदूषित कर देते हैं। फिर सीवेज के विघटन से अनेक ज्वलनशील गैसें उत्पन्न होती हैं, जिनसे कभी कभी भूमिगत जो सीवरेज लाइन होती है उनमें भी विस्फोट हो जाते हैं, उनमें एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि उनमें गैसों का दबाव इतना बढ़ जाता है कि उनसे दुर्गंध आना और उन पाइप्स का या उन टैंक्स का फटना ये आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से प्रदूषित जल में जलीय खरपतवार की वृद्धि से जल के सामान्य उपभोग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हमारा जल प्रदूषित होता है, तो इनको पूर्ण रूप से तो रोकना हमारे लिए असंभव है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि यथासंभव हम जल को प्रदूषित होने से बचाएं। यानी जितने भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निस्तारण हम सही तरीके से करें। जो रासायनिक वो पदार्थ हैं जिनका हम सीधा नदियों में नालों में उनका निस्तारण करते हैं, उनका निष्कासन करते हैं, उनको भी रोक करके उनका उचित वो करना चाहिए, ताकि वो हमारे पेयजल के साथ में या हमारे उपभोग में लेने वाले जल के साथ में ना मिले। तो ये है जल प्रदूषण, और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।